आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के ऊपर। एजेंडा आइटम्स के अंदर एफआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, एफआई मास्टर डाटा और एफआई प्रोसेसेस। जितना पोर्शन कवर होता है हम साथ पैरेलल एज हमारी प्रैक्टिस है, हम साथ साथ केस स्टडी भी जो है वो करें। एफआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जाने से पहले इसका जनरल जो गोल क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करने का, कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शनल डाटा है वो ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि आपका जो रिपोर्टिंग पोर्टफोलियो फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज है वो प्रिपेयर हो जाए। इसमें प्राइमरी जो मेन पर्पस भी हमारा होता है वो है कि एक्सटर्नल जितनी भी पार्टीज हैं उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे आपको पता है कि फिर इंटरनल पार्टीज के लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड आउटपुट रिपोर्ट्स हैं, जो कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी के नाम से भी कहते हैं, वो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। जो टारगेट ऑडियंस है वो इंटरनल जो है वो मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सीनियर मैनेजमेंट और जो इन्वॉल्व एम्प्लॉइज हैं। और एक्सटर्नल पार्टीज जिनकी तरफ ये टारगेटेड है वो लीगल अथॉरिटीज, बैंक्स, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स एटसेट्रा, इन सब के लिए बेसिकली पर्पज है इसको प्रिपेयर करने का, जितनी भी रिपोर्टिंग है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पज। एफआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं तो जिस तरह हम अभी पहले के जितने भी मॉड्यूल्स कर चुके हैं उनमें क्लाइंट जो है सबसे हाईएस्ट एंटिटी है। ये एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट है, किसी भी एसएपी इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल इन्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर आप सारा मॉड्यूल्स का सेटअप और पूरा एसएपी का जो है आप कॉन्फ़िगर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें अब एफआई का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अपना जो मेन एलिमेंट है वो कंपनी कोड है। कंपनी कोड क्या है कि कोई भी आपका जो इंडिपेंडेंट लीगल अकाउंटिंग यूनिट है जिसकी एक अपना बैलेंस सेट ऑफ बुक्स है, वो एक कंपनी कोड के लिए क्वालिफाई करता है। इसमें आपके एक जो आपकी क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर मल्टीपल कंपनी कोड जो हैं वो हो सकते हैं। इसके कंपनी कोड एक तो है क्राइटेरिया है कि लीगल एंटिटी सेपरेट हो, वो सेम लोकेशन पे भी हो सकती है। अदरवाइज मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल लोकेशंस पे भी आपकी कंपनीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, उन सबका एक ही क्लाइंट के ऊपर सेटअप जो है वो किया जा सकता है। सेकंड टर्म जो इसमें यूज करेंगे, सब फेमिलियर होंगे इससे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर सर्टन हम एक स्कीम के तहत ग्रुप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स जो है वो डिजाइन करते हैं, जिसको फिर फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। अब इसमें क्या है कि आपके एक ऑर्डरली और एक ग्रुप्ड मैनर होता है जिसके अंदर आपके सारे जो जनरल लेजर अकाउंट्स हैं उनको मैप कर दिया जाता है। अब इसमें आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट को एक कंपनी कोड के लिए भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल कंपनी कोड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जो सिमिलर क्लाइंट यूज कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट जो आपका आइटम है वो है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप हमने थोड़ा सा इसको एसडी वाले सेशन में भी देखा था कि ये क्रेडिट लिमिट लगती है बेसिकली कस्टमर्स को, उसको असाइन किया जाता है कि कितनी क्रेडिट लिमिट है, और फिर उनकी जो रिस्क कैटेगरीज वगैरह हैं उसके अगेंस्ट फिर उसके जो मेंटेन की जाती है उसको फिर मॉनिटर किया जाता है, और उसके ऊपर फिर वार्न करना है या ब्लॉक करना है, वो सारी एक्टिविटी की जाती है। ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली आपका एक कंपनी कोड के लिए एक भी हो सकता है और मल्टीपल कंपनी कोड्स के लिए इकट्ठा क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया बेसिकली क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वैल्यूज एलोकेट कराते हैं। अब इसकी अगर आपने डिफरेंट इसकी एज पर नीड इसकी सेटिंग की जा सकती है। इसमें आप प्रोडक्ट लाइन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आप बिजनेस एरिया के तौर पे आप
अपने या प्लांट्स या डिवीजन सेटअप है उसको भी कर सकते हैं, या आपके सर्टेन कोर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मैप कर सकते हैं। ये बेसिकली मल्टीपल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको आप एज पर नीड, जहाँ पे आपको ज्यादा क्लासिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो हम उसको नेक्स्ट में देखेंगे, और सेगमेंट्स भी होते हैं, और इसी तरह हमारे पास बिजनेस एरिया भी मौजूद होते हैं। तो आप इन सबको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या एज पर नीड जो इसमें से आपका बस सिर्फ अगर सेगमेंट प्रॉफिट सेंटर से नीड पूरी होती हो तो आप सिर्फ वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो ईसीसी वाला वर्जन चेक करेंगे वहां पे आपके बिजनेस एरिया जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अब नेक्स्ट आप इसको जब S4 के अंदर व्यू करेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ के ऊपर आपको बिजनेस एरिया अक्सर जगह के ऊपर आप जब भी करेंगे तो आपको वहाँ पे कंपलसरी नजर आएगा या मैंडेटरी फील्ड नजर आएगी। इसका बेसिक पर्पस, एंट्री तो आपकी सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगी, लेकिन इसका बेसिक पर्पस इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस का होता है, और ये आपकी जो नेक्स्ट सीओ रिपोर्टिंग है वहाँ पे भी यूटिलाइज होता है। इसका अगर आप ऑर्गेनोग्राम स्ट्रक्चर देखें तो वही जो हम पहले लेके चल रहे हैं ग्लोबल बाइक कंपनी का, उसमें ग्लोबल बाइक हमारी क्लाइंट है। हमारे पास कंपनीज दो हैं, एक यूएस बेस्ड है और एक जर्मन बेस्ड है। फिर इसके अंदर इनका ज्वाइंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जीबी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे पास दोनों के लिए सिमिलर यूज हो रहा है। बिजनेस एरिया यहाँ पे जो इनकी प्रोडक्ट लाइन है बाइक्स की, वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है। और क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी जेनेरिक है सारी सेटअप के लिए, ग्लोबल क्रेडिट कंट्रोल। ये इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है। क्लाइंट नेम है ग्लोबल बाइक, हम क्लाइंट यहाँ पे फॉर केस स्टडी पर्पस 302 यूज करें। फिर नेक्स्ट इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग कंसर्न और कंट्रोलिंग एरिया। ये दोनों बेसिकली सीओ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जब कंबाइंड आप FICO का एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ये दोनों यहाँ पे फॉल करते हैं। अब इसके अंडर आपके पास, इसको डिटेल में हम कंट्रोलिंग वाले सीओ वाले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे आपके पास अभी हमने जिक्र किया क्रेडिट कंट्रोल एरिया का, वो एक ओवरऑल एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया GL00 एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर आपका GL00 ही चार्ट ऑफ अकाउंट है, जो कि जिसके अंदर आपके डिफरेंट GL सेट जो है उनको ग्रुप किया गया है। और फिर इसके अंडर सर्टेन कंपनी कोड्स हैं। कंपनी कोड हम अभी जो यूज किए हमने US00 है, और ये फॉर ये US बेस्ड कंपनी है, और DE00 ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। और इसी तरह और भी जो ग्रेड आउट हैं और भी कंपनीज इसमें सेटअप है, और लेकिन हम यूटिलाइज ही ग्रीन वाली दो कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर कमांड जो एक बिजनेस एरिया एलिमेंट चल रहा है वो बाइक्स BA00 के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये तो कुछ था हमारा जो मेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। ये सिमिलर पिक्चर हम हर मॉड्यूल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और रेलिवेंट टू जो मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हाईलाइटेड। नेक्स्ट आइटम है जी FI का मास्टर डेटा। इस तरह हमने पहले से लेके चल रहे हैं कि दो चीजें मेजर हैं। एक मास्टर डाटा है जो आपका वन टाइम डाटा है, जो आपने टू स्टार्ट विद एनी एक्टिविटी वो क्रिएट करना है, जो कि बाद में आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर यूज होना है। और दूसरा है ट्रांजैक्शनल डाटा, जो कि मास्टर डाटा एलिमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए जो आपकी ऑपरेशनल जितनी ट्रांजैक्शन है वो उसमें आपने ऐड करनी है। उसके लिए डिफरेंट आपके पास एंट्री के टी कोड या ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे आप उसको एंटर करते हैं। FI का जो मास्टर डाटा का एलिमेंट अभी हमने पहले देखा भी है कि जनरल लेजर अकाउंट्स या GL अकाउंट्स है। ये इसको अगर आप डिफाइन करें तो आपके एक कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट के कॉम्बिनेशन पे एक यूनिक आपका मास्टर डाटा एलिमेंट है जिसको हम जनरल लेजर कहेंगे, या एक वो समझे आपका अकाउंट का एक कोड होगा जिसको हम उर्फ आम में GL अकाउंट कहेंगे। The general ledger contains a list of transactions affecting, इसमें अब क्या है कि इसमें आपके पास मल्टीपल सेट अवेलेबल होता है। आप चार्ट ऑफ अकाउंट
के ऊपर अलग से मेंटेन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में मल्टीपल कंपनी कोड्स के जिस जहां जहां जो जो रिक्वायर्ड है वहां पे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप इसको सेंट्रली भी मेंटेन कर सकते हैं। ये हम आगे क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली आपका वो मास्टर डाटा का एलिमेंट है जो आपके लास्ट जो आउटपुट आनी है, जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्यू करनी है प्रिपेयर करके आपकी रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, तो वहां पे आपको जो सारी वैल्यूज या की फिगर्स नजर आएंगी वो जनरल लेजर अकाउंट्स की बेस के ऊपर ही नजर आएंगी। यहाँ से अब हम स्विच करते हैं केस स्टडी पे। फाइनेंशियल की जी केस स्टडी है, इसके अंदर सर्टन एलिमेंट्स जो होंगे वो हम उसको ओवरऑल जो प्रोसेस क्या चलेगा वो देख लेते हैं। ये विजिबल है सबको, ये इसको जूम कर लें थोड़ा सा, अंकल जी आप है ठीक है? विजिबल। हाँ जी। अच्छा, ये जो अब हमारा ओवरऑल प्रोसेस एक होगा उसमें एफआई के अंदर जो हम केस स्टडी में फॉलो करेंगे वो स्टेप्स क्या होंगे कि हम क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट का एक जीएल क्रिएट करेंगे, फिर एक रिकंसिलिएशन अकाउंट का जीएल क्रिएट करेंगे। रिकॉन अकाउंट हमने पहले भी एसडी और एमएम में देखा है कि ये वो मेन अकाउंट है जिसके अंदर आपके वेंडर या कस्टमर के जिस तरह से सब लेजर्स लगते हैं। तो ये हम एक इसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट एक जीएल क्रिएट करेंगे, फिर एक्सपेंस करने के लिए एक जीएल क्रिएट करेंगे, फिर रिस्पेक्टिवली हम इसमें वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे इस सिनेरियो के लिए, एक लैंडलॉर्ड का वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे, फिर इसमें से जो हमने एक्सपेंस अकाउंट है उसके लिए फिर एक कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ये कॉस्ट एलिमेंट बेसिकली आपका ये जो एंट्री है इसको रिलेट कराता है आपकी कंट्रोलिंग की रिपोर्टिंग के लिए, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग आप कह सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, और फिर बाकी उसकी रिव्यूइंग है, फिर आपके पास इसकी आईआर या इनवॉइस रिसीट क्रिएट करेंगे। हमने जो एमएम के सेशन में एमएम साइड से राउट की थी, हम एफआई के सेशन में यहाँ से जो क्रिएट करना भी इसको देख लेंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद अकाउंट के बैलेंसेस हैं और उसके अंदर फिर जो लाइन आइटम्स फॉल कर रही हैं वो हम उसका व्यू लेंगे। फिर इसी जो आपने इनवाइस क्रिएट की इसके रेफरेंस में इसकी पेमेंट होगी, और यहाँ से हम इनके फिर दोबारा बैलेंस को रिव्यू करते हुए एंड पे हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी रन कर लेंगे। हम इधर से सेशन लॉगिन कर लेते हैं। ये वही जो हमने प्रोसेस फ्लो देखा है उसी के मुताबिक आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स है। स्टेप वन पे आते हैं, क्रिएट बैंक अकाउंट इन जनरल लेजर। यहाँ पे जो हम मेन्यू पाथ के जरिए जाएंगे अकाउंटिंग, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग है जी, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट जनरल लेजर और मास्टर रिकॉर्ड्स, यहाँ से जनरल लेजर और इसके अंदर मास्टर डाटा एलिमेंट्स के लिए मास्टर रिकॉर्ड्स, फिर इसमें जीएल अकाउंट्स है, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग है, इसी पैटर्न पे हम यहाँ पे व्यू कर रहे हैं, और सेंट्रली हम इसको मेंटेन करेंगे।
और इसका टी कोड हमारे पास आ रहा है FS00। यहाँ पे जो नंबर हम लगा रहे हैं वो है 10। इसमें आपका वो यूजर आईडी के 3 डिजिट्स होंगे, और फिर 5 प्लेस करेंगे। 10,005 लगा दिए मैंने। इस कंपनी कोड हम यूज कर रहे हैं US00 US वाला। अच्छा जी, यहाँ से अब ये आपके पास रेफरेंस है कि हम इसमें मोर GL अकाउंट और क्रिएट विद रेफरेंस करेंगे। हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, और हम ऑलरेडी क्रिएटेड GL जो है उससे भी इसको विद रेफर कर सकते हैं। उसमें से जो कुछ सर्टेन कॉमन डाटा उसमें से पिक हो जाएगा, फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इधर हम मोर में गए हैं। यहाँ पे हम GL अकाउंट मेन्यू में से सिर्फ आपने खुद क्रिएट करना हो तो क्रिएट का प्रेस कर सकते हैं, वो हम बटन यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं क्रिएट विद रेफरेंस के लिए। यहाँ पे हम नंबर एज पर केस स्टडी देंगे 1.0। गुड। US00। ये अब हमने विद रेफरेंस पिक किया है, तो जो उसका सर्टन डाटा था वो वहां से पिक हो गया है। अदरवाइज अगर हम क्रिएट करते हैं सारा कुछ हमने खुद फिर करना था। ये इनके बाकी टेबल में क्या इंफॉर्मेशन आ रही? ये हम वन बाय वन भी करते हैं साथ साथ ना। उसके वैल्यूज की हम प्लेस कर लेना, उसका जो हमने टेक्स्ट वाला लगाना है। ठीक है ये ठीक भी है। हमने बिल्कुल जिस तरह से आपका रेफरेंस अकाउंट आ रहा था ये यहाँ पे है। इसका शॉर्ट टेक्स्ट हम अभी चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद इसका लॉन्ग टेक्स्ट है। यानी अब हम इसके सारे टैब्स व्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी आप फील्ड्स देखें तो ये आपकी जो पहली फील्ड है ये आ रही है GL अकाउंट टाइप की। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, बैलेंस शीट अकाउंट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है, प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू है, सेकेंडरी कॉस्ट है, या कैश अकाउंट है। ये ऑप्शंस हैं। फिर अकाउंट ग्रुप्स इसमें हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट। इसके अंदर कैपिटल एसेट अकाउंट है, कैरी फॉरवर्ड कैपिटल एंड स्टेटिस्टिक्स है, करंट एसेट अकाउंट्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ये डिफरेंट हमारे पास इस लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, ये जो लिस्ट जनरेट हुई है ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट का पार्ट है? तो ये पहले से ऐसे भी में है या ये इससे जीएल से पहले ये जो क्रिएट आपकी, होगी? ये आपकी जो जीएल अकाउंट टाइप है ना, ये पहले से डिफाइंड है कि ये यही वाली होंगी। ये हमने फॉर स्पेसिफिक फॉर कंपनी नहीं बनाई। ये जो जीएल अकाउंट टाइप एक जेनेरिक दी हुई है उन्होंने, कि ये वाले जिस ठीक। तरह होगा ना, बैलेंस शीट का होगा कि प्रॉफिट लॉस का होगा, एक्सपेंस और इनकम, या फिर आपके पास के कोई सीओ साइड के कॉस्ट और रेवेन्यू के होंगे, तो उस तरह से उन्होंने ये गिवन कैटेगराइजेशन है आपकी। ठीक। और ये अकाउंट ग्रुप जो है? अकाउंट ग्रुप जो है ये ड्यूरिंग आपका जब डिजाइन करते हैं तभी आप उसको सेटअप कर लेते हैं। अकाउंट ग्रुप जो है ये आप आपका जो आपने एक सेट किया ना डिजाइन चार्ट ऑफ अकाउंट का, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं इसके अंदर, कि इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इन्होंने ये वाले यूटिलाइज किए हैं, ये वाले जो आपके हैं। सही। नेक्स्ट कंट्रोल डाटा का टैब है। इसमें अकाउंट की करेंसी क्या होगी, वो आ रही है यूएसडी फ्रॉम यूएस। फिर बैलेंसेस इसमें सिर्फ लोकल करेंसी में होंगे, तो ये इसको हम टिक कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट डिफरेंस के लिए कोई स्पेसिफिक इसमें अगर आपने की यूज करनी है जो क्रिएट करके, तो वो कर सकते हैं। अभी करंटली इसमें कोई लिस्ट ऐसी अवेलेबल नहीं है, आप कर सकते हैं इसको यूटिलाइज, कि जहाँ आपके पास फॉरेन करेंसी में आप कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट की बेस्ड आप वैल्यूज मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें वैल्यूएशन ग्रुप की फील्ड है। ये जिस तरह से यहाँ पे आपको आपके कोई भी आप डिटेल डॉक्यूमेंटेशन सारी स्टैंडर्ड जो फील्ड हैं उनकी मौजूद होती है, आप उसको F1 प्रेस करके डिटेल भी उसकी चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास आ रहा है कि आपको एक ऐसा ग्रुप है जो कि आप डिफरेंट जीएल अकाउंट जो हैं उनको क्लब करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपकी उसमें एग्जांपल दिया है कि आपका कोई भी कहीं कोई भी चीज में डिफाइन कर सकते हैं, कि जिस तरह से हमारे सिटी बैंक के ऊपर जितने अकाउंट्स हैं उन सबको हम एक ग्रुप कर देते हैं। ये हमारी अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। अच्छा जी, फिर इसमें ये टैक्स कैटेगरी है कि इसमें सारी टैक्स टाइप्स अलाउड हैं। सिर्फ आउटपुट टैक्स अलाउड है एसजीएल के ऊपर, या सिर्फ इनपुट टैक्स अलाउड है। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास ये सेट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ये हमने बाद में जो इसके ऊपर टैक्स कोड यूज करने हैं उसकी यहाँ से पहले से डेफिनेशन होती है कि किस तरह का आप टैक्स लग सकता है इसके ऊपर। और ये चेकबॉक्स का मतलब है कि इस जीएल के ऊपर टैक्स के बगैर भी जो है वो पोस्टिंग की जा सकती है, उमैर साहब, कंपल्सरी नहीं। जी। उमैर साहब, ये जी। टैक्स कैटेगरी में आपने कहा इसमें हम इधर डिसाइड करेंगे। हम्म। टैक्स तो हमने एट द स्टेज ऑफ मटेरियल और पीओ उधर भी डिसाइड करते हैं ना क्या रेट लगना है, तो इधर कौन सा टैक्स नहीं है? नहीं नहीं, ये रेट नहीं डिफाइन कर रहा है, ये सिर्फ जेनेरिक डेफिनेशन कर रहा है कि ये जीएल पे इनपुट टैक्स लगना है, आउटपुट लगना है, या कोई भी लग सकता है। ये इसमें से आप कैटेगराइज कर सकते हैं ना, कि इसके ऊपर कोई लगना है हमेशा इनपुट वाला है, तो कोई गलती से दूसरा ना लगाए, तो आप वो उसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। कोड ओके। तो एंट्री पे ही लगेगा, यहाँ पे सिर्फ उसके ऊपर जेनेरिक बाइंडिंग है। अच्छा जी, ये फील्ड है जब आप हम रिकॉन अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि ये रिकॉन कौन सा है, वेंडर है, कस्टमर है, या एसेट है। और ये इसका जो अल्टरनेट अकाउंट नंबर हम रखना चाहें फॉर रेफरेंस पर्पस, वो साथ मेंटेन हो जाता है। और ये चेकबॉक्स है कि हमने इस अकाउंट को किसी एक्सटर्नल सिस्टम में भी मेंटेन किया हुआ है उसके लिए। अच्छा, मैं ऐसा ये रिकंसिलिएशन जो अकाउंट है, ये हाँ हमने जी, पहले हाँ जी, एसडी में, ये पहले हमने एसडी में भी खोला, फिर हमने एमएम में भी खोला। अभी हाँ जी। जरा इसकी जरा कंसेप्चुअली जरा समझा दीजिए, इसका पर्पस क्या होता है जरा। ये आप आम जब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, तो एक आप कहते हैं कि ये मेन लेवल है और एक उसके नीचे सब लेजर्स हैं। ठीक है, जिस तरह सप्लायर्स हैं, ये कस्टमर्स के सब लेजर आप अलग मेंटेन करते हैं ना,
ये भी वही कंसेप्ट है। ये यहाँ पे रिकॉन अकाउंट का मतलब होता है कि ये इसका हेड लेवल का अकाउंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली एंट्री नहीं होगी। इस पे आप एंट्री, अगर आपने यहाँ पे कस्टमर लिख दिया ना, तो एंट्री कस्टमर को हिट करेगी, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हायर लेवल के ऊपर मेंटेन होता जाएगा। कंट्रोल अकाउंट इसको बेसिकली। कंट्रोल अकाउंट इसको आप कहते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं। ये इससे क्या होता है कि इस जीएल के जो आपने डिस्प्ले करना है उसके अंदर कौन सी फील्ड्स में आएंगी और कौन सी सप्रेस्ड होंगी या नजर नहीं आएंगी, ये यहाँ से मेंटेन होता है। इसमें से ये जनरल कुछ ग्रुप्स अवेलेबल हैं एज पर नेचर ऑफ अकाउंट। उसमें फिर उसी तरह की जो रेलिवेंट फील्ड है वो नजर आती है, दूसरी हाइड हो जाती है। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है वो मैनुअली आप एंटर नहीं कर सकते, सिस्टम की किसी ट्रांजैक्शन से ऑटोमेटिक हिट किया होगा। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से कोई मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास बेस्ड है, तो वहां से आपने उसको असाइन कर दिया है, वहां से तो हिटिंग हो सकती है। आप उसको जेवी डालने लगेंगे तो वहां आपको ये मैसेज दे देगा कि आप जो ऑटोमेटिकली पोस्ट इसमें होनी है, सिर्फ आप इसको खुद से नहीं हिट करा सकते। ये इस पर्पज के लिए। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपके हाउस बैंक का कैश फ्लो रेलिवेंट है। हाउस बैंक का कॉन्सेप्ट है बैंक्स के अंदर कि आप उसको एक पूरा उसकी डिटेल खोल देते हैं, फिर उसके साथ उसका जो जीएल सेट असाइन कर देते हैं कि जो आपने बैंक का खोला है। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में देख लेंगे, फिर वही हम इधर असाइन भी करा देंगे। इस तरह से फॉर एग्जांपल आप हाउस बैंक कहते हैं कि आपकी एक ब्रांच इधर सर्कुलर रोड फैसलाबाद ब्रांच है, वहाँ वो आपका एक यूबीएल हाउस बैंक है। उसके अंदर आपका कोई अकाउंट खुला हुआ है, वो आपके जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आपके सारे अकाउंट आईडी के तौर पे खुलेंगे। इनके पीछे फिर जीएल साइंड होंगे, जो कि आपकी एंट्री उस तरह से राउट करेंगे। एज एज अ पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाता है कि आपके बैंक हाउस बैंक के एक मेन अकाउंट जीएल क्रिएट किया जाता है, और दो आमतौर पे इसके क्लियरिंग अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। एक इनकमिंग क्लियरिंग का और एक आउटगोइंग क्लियरिंग का। और जिस तरह से आपकी जितनी भी इनकमिंग क्लियरिंग एंट्री होती है वो आप उसमें मेन अकाउंट हिट नहीं कराते, आप अपना क्लियरिंग वाला अकाउंट हिट यहाँ पे जीएल साइन करते हैं। और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट से आपकी रिकंसिलेशन हो जाती है, तो फिर आप उसको स्विच करते हैं टुवर्ड्स मेन अकाउंट। टिल इट इज रिकंसाइल्ड, वो आपके क्लियरिंग अकाउंट्स में वो वैल्यू रहती है। आपने जो है आउटगोइंग पेमेंट की हो, इनकमिंग पेमेंट आपके पास आ रही हो, रिसीट आ रही हो, तो दोनों सूरतों में आप इसी तरह से आप क्लियरिंग अकाउंट यूज करते हैं। बाकी इसमें सर्टन कीवर्ड है, लैंग्वेज बेस्ड आप इनके वैल्यू दे सकते हैं। ये जी, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। ये हमें एक मैसेज आ रहा है कि आप जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं उनको लोकल करेंसी ओनली टिक लगा दें। ये वार्निंग मैसेज है हमारे पास। और एक इसने यहाँ पे हमें मैसेज दिया है कि आप जो अल्टरनेट लैंग्वेजेस के अंदर भी इसको नेम जो जीएल का रखा है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये अब हमारे पास एक बैंक का जीएल क्रिएट हो गया। ये स्टेप 1 था हमारा। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये स्टेप 2 है जी, क्रिएट रिकंसिलिएशन अकाउंट इन जीएल। ये रिकंसिलिएशन अकाउंट बन रहा है अकाउंट्स पेबल का, एक हम क्रिएट करें रिकंसिलिएशन जीएल। ये इसकी थोड़ी सी आप बिजनेस सिनेरियो अगर देखें तो रिकंसिलिएशन अकाउंट कनेक्ट्स दी जनरल लेजर। भी जो हम बात करें तो इसको वर्डिंग में ले लें।
reconciliation account connects the general ledger with sub ledger such as the AP sub ledger for vendor balances. Direct posting to a GL reconciliation account is not allowed. ये वो भी हम बात कर रहे थे. Entries are made in the sub ledgers and automatically posted to the GL reconciliation account so that two stay in synchronization. Later we will create a new vendor master code and assign the new. इसमें फिर वो assign करके भी हम देख लेंगे इसको. ये भी next step में हम जाएंगे जब हम vendor create करेंगे. अभी ये recon create हो रहा है. इसको हम अगर थोड़ा सा कस्टमर एंड वेंडर मास्टर डेटा. कस्टमर और वेंडर के अकाउंट बैलेंसेस आपके मेंटेन होते हैं थ्रू AR या अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल के सब लेजर्स के थ्रू, जो कि हम रिस्पेक्टिवली मेंटेन करते हैं एज अ कस्टमर या वेंडर. ये आपके बिफोर जो लास्ट सेशन जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो बिफोर S4 ECC वाले जितने वर्जन की इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ के पे आपको कस्टमर और वेंडर्स अलग अलग मेंटेन होते हैं. जो आपकी S4 की इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह से हम ये लेटेस्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस वही कर रहे हैं, तो S4 के अंदर यहाँ पे बिजनेस पार्टनर एक सेंट्रल ओपन होता है. उसके डिफरेंट रोल्स उसके ऊपर लग जाते हैं, कस्टमर का है या वेंडर का है. इस तरह से भी हमने MM और SD में भी यूटिलाइज किया है. तो ये मेन एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट होता है जिसके अंदर फिर ये रोल्स के थ्रू हम उसको उसके सब लेजर्स मेंटेन कर लेते हैं, कस्टमर है कि वेंडर है. अच्छा, अब इसमें जो जो आपकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग है वो हो जाती है आपके रिकॉन अकाउंट या GL एसोसिएट GL के ऊपर. आप पोस्टिंग के वक्त चूज करते हैं कस्टमर या वेंडर. अच्छा, ये अभी जो कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि कस्टमर अकाउंट होगा फॉर एग्जांपल, तो AR का सब लेजर इसमें क्या करेगा कि आपकी जो कस्टमर से ने जो भी आपसे परचेज की हैं गुड्स या सर्विसेज, उनकी जो सेल होगी या पेमेंट जो भी बनेगी, वो सारी आपकी सिस्टम में हिट हो रही होगी. उसके आगे जो कस्टमर का आपने एक अकाउंट ओपन किया है जिसके बैक पे रिकंसिलिएशन अकाउंट एक आपके पास रिसीवेबल का होगा इन द केस ऑफ कस्टमर्स. अब इसमें आपका SD की एंट्रीज हो या जिस तरह पेमेंट हो रही है तो वो फाइनेंशियल्स में ही होती है, वो एंट्री हो. उन दोनों सूरतों में ये आपका जो कस्टमर का सब लेजर है ये आप हिट करेंगे. और इसको अगर आप इधर डायग्राम में भी देखें तो ये चार कस्टमर्स हैं, कस्टमर 189, 142, 135, 123. इनको डिफरेंट वैल्यूज जो हैं इनके ऊपर हम रिसीवेबल स्टैंड कर रहे हैं. और लेकिन बैक पे जो उनका एसोसिएटेड रिकॉन अकाउंट है या GL है, उसके ऊपर ये सारे वैल्यू क्लब हो रही है. उसका बैलेंस ना, इनका अपना अपना अगर आप सब लेजर्स का बैलेंस देखेंगे तो इतना इतना ही होगा, 100, 300, 400, 150. लेकिन आप उस जो रिकॉन का GL है उसका जो बैलेंस देखेंगे तो वो इनका जो क्लब करके 950 होगा. ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है जो कंट्रोल अकाउंट है और आपके उसके अगेंस्ट सब लेजर. अब बिलिंग जिस तरह SD में जनरेट होती है या FI के अंदर भी जनरेट हो जाती है. अब इसमें अभी हम देखेंगे भी आगे जाके, जिस तरह से हमने अभी MM के एक प्रोक्योरमेंट का साइकिल किया है या SD का प्रोक्योरमेंट साइकिल किया है, तो SAP सपोर्ट करता है कि आप अगर सिर्फ फाइनेंशियल मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी एज इट इज सफिशिएंट होती है. कि उसमें क्या करता है कि आपके फाइनेंशियल्स में रहते हुए ही आपका कस्टमर की भी इनवाइस बुक हो जाती है और वेंडर की भी इनवाइस बुक हो जाती है. कि अगर आपके पास साथ एसोसिएटेड जो मॉड्यूल्स MM और SD के अगर नहीं भी हैं तो वो भी हम इसमें अभी देख लेते हैं. जैसे कस्टमर अकाउंट है, सिमिलर चीज वैसे ही वेंडर अकाउंट के लिए है. यहाँ पे आपके वो वेंडर अकाउंट्स होंगे और बैक पे पेबल का जो रिकॉन का एक GL होगा, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज मिलके क्रेडिट होती होंगी बैक के ऊपर. ठीक है, इसका पर्पस है फॉर द आपकी जो परचेजिंग साइकिल, उसके अगेंस्ट जितनी भी रिसीट्स वगैरह हैं वो सारी फिर वो इस जो पेबल की साइड है या वेंडर अकाउंट्स के सब लेजर्स हैं उनके साथ हिट होगी. इसको अब हम देख लेते हैं रिकॉन.
अच्छा जी, बैकवर्ड्स रिकॉन अकाउंट, ये हम अब रिकॉन क्रिएट करने लगे हैं, सेम उसी ट्रांजैक्शन में दोबारा जाते हैं। ये ट्री से हम आए हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड्स, जीएल अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग और FS00 सेंट्रल। इस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं सेंट्रल ट्रांजैक्शन। इस तरह आप पहले सिर्फ इसको अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एज पर मल्टीपल आपके पास कंपनी कोड्स हैं, तो एज पर नीड जहाँ रिक्वायर्ड है उस कंपनी कोड पे आप एक्सटेंड करने के लिए दो अलग अलग भी मौजूद हैं। लेकिन हम सेंट्रली में क्या करते हैं कि ये सारे दोनों के फंक्शंस इकट्ठे हमारे पास आ जाते हैं। इस बात को थोड़ा चेंज कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, ये अभी अगर हम FSP0 ट्रांजेक्शन है इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड टैब्स आ गए हैं। इसकी ये टाइप और डिस्क्रिप्शन वगैरह खोलेंगे, और फिर आगे भी सिर्फ उसके वो कीबोर्ड कीवर्ड डिफरेंट लैंग्वेज में, और ये इन्फॉर्मेशन है। कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करने के लिए। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर एग्जाम्पल GL00 है, तो आप सिर्फ ये मेंटेन करते हैं कि मैंने इस चार्ट ऑफ अकाउंट में भी खोलना है, भी मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस कंपनी के ऊपर इसको यूटिलाइज करना है। ये मुझे पता है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट स्टेज में करूंगा, मैंने सारों के ऊपर नहीं करना। फिर मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास FSS0 है इन कंपनी कोड। अब यहाँ पे देखें कि वहां पे जब हम सेंट्रली खोलते हैं, तो ये 6 के 6 टैब्स हमारे पास वो आ रहे होते हैं, जो इनके अंदर कलेक्टिव डाटा मेंटेन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट वाले मेंटेन आपने साइड कर दी है। अब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसके कंपनी कोड जिस पे एक्सटेंड होना है वो मेंटेन कर लेंगे, और कंपनी कोड के स्पेसिफिक उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। क्रिएट वो पहले हो चुका होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ, वो जो बेसिक डाटा है वो मेंटेन हो जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे। फिर आपने जब उसका कंपनी कोड डाटा कंपनी कोड पे एक्सटेंड करना है, तो कंपनी कोड का डाटा आप यहाँ से मेंटेन कर लेंगे। और लेकिन आपने ये दोनों काम इकट्ठे करने हो, तो फिर आप सेंट्रली कर लेते हैं। ये सिमिलर पैटर्न आपके ना मास्टर डेटा जो खुलना हो, दूसरा भी वेंडर का भी और कस्टमर का भी, क्योंकि जब पहले ECC के सेट के ऊपर ये दोनों अलग अलग खुलते थे, तो वहां पे भी ये इसी तरह से होता था कि आप SD के अंदर अगर सिर्फ मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर का टी कोड खुलता था, और कंपनी कोड पे एक्सटेंशन के लिए अलग खुलता था, और सेंट्रल अगर दोनों पे करना है तो उसके लिए एक इकट्ठा खुलता था। ये पैटर्न है कि आप एज नीड बेसिस कि आपने इसको सेंट्रली मेंटेन करना है, या आप इसको ऑथराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कंपनी कोड की मेंटेनेंस आपने किसी एक सर्टेन पर्सन को देनी है, तो उसको सिर्फ वो वाला टी कोड दे देते हैं कि वो बाकी चीजों को ना छेड़े। क्लियर हुआ जी? जी जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। थैंक यू। अच्छा जी, आइए अब हम सेंट्रली पे आ गए, इसमें हमारे पास वो सारे टैब्स अवेलेबल हैं। यहाँ से हम नंबर इसका लगाते हैं जी, 11 और लास्ट में 5। US00 कंपनी कोड है। इसको भी हम क्रिएट विद रेफरेंस करेंगे, और 3.0 रिकॉन अकाउंट के रेफरेंस से क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इसका 33.0 है। 33 है। GL कोड। हाँ जी 33.0। अच्छा ठीक है, वो हमने ये यूटिलाइज भी अगर वही किया था, हमने वो वेंडर में यूज भी वही किया था। जी जी जी। जी बिल्कुल।
ये ट्रेड पेबल्स का हमारे पास आ गया है सेशन के अंदर। इसकी हम वैल्यू शॉर्ट टेक्स्ट में कर लेते हैं चेंज। ये अब आप देखें कि हमने वो, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉन अकाउंट से भी किया, तो ये हम पेबल का जो अकाउंट बना रहे हैं इसमें रिकॉन अकाउंट की टाइप लग गई है वेंडर। दैट मीन्स के इसके ऊपर डायरेक्टली हिटिंग नहीं होगी, और वेंडर पे जब आप हिट करेंगे तो उसको एसोसिएटेड वेंडर के से होती हुई वैल्यू इसकी मेंटेन हो जाएगी इसके इस रिकॉन अकाउंट के ऊपर। अच्छा, एक आप चीज इसमें और देखेंगे, एक इतना चेकबॉक्स हमने भी पढ़ा था पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली का। ये जो रिकॉन अकाउंट्स होते हैं ना, ये डिफॉल्ट में पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली होते हैं, क्योंकि उनका एसोसिएट हो जाता है कि सब लेजर, और फिर एंट्री उसी के ऊपर होती है। इनके ऊपर जो आप डायरेक्टली हिट कोई भी जेवी हिट नहीं करा सकते इस जीएल के ऊपर। ये इसका रिकॉन अकाउंट होने की नेचर की वजह से है। इसमें हमें यहाँ पे ये चेक बॉक्स मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। जो अदर देन रिकॉन अकाउंट्स हैं उनको अगर हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक हिटिंग से रोकना चाहें तो वहां पे हम ये चेक बॉक्स यूज करते हैं। रिकॉन के लिए ये अच्छा, तो ये डिफॉल्ट अगर बिहेवियर। ये सिस्टमेटिक है कि सिस्टम में इसका चेक है, तो फिर ये तो ठीक भी हो जाना चाहिए ताकि यहाँ पे नजर भी आए। नहीं, वो इधर पैटर्न सेम ही रहता है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पे। वो आपका रिकॉन होने की वजह से खुद ही मेंटेन हो जाता है। ये आप यहाँ पे सही। हम कर लेते हैं। चलिए इसको हम एक सेकंड सा देखें। ट्रेड पेपर्स 11 3009। चलिए हम इस पे, अच्छा ये पहले हमें ना सिर्फ उसकी मेन स्क्रीन यूज नजर आ रही थी। अगर हमने साथ इसकी ये इधर साइड के ऊपर पूरा हायरार्की भी डिस्प्ले करानी हो तो इसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सेटिंग्स में हायरार्की डिस्प्ले को हम करेंगे तो वो फिर आपको दोबारा से स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, लेकिन आपके यहाँ से सारे जितने भी असाइंड हैं वो आ जाएंगे। जितने भी आपके ये अकाउंट ग्रुप्स हैं ना,
उनके अंडर जिस जिस तरह से आपके जीएल्स खुले हैं वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। ये इस तरह से हमारे GRIR है और ट्रांसफर पोस्टिंग है यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के खुले हुए हैं इस ग्रुप के अंदर। ये आपको ट्री से सारी नजर आ जाएंगी। सेकेंडरी कॉस्ट के इस तरह से खुले हुए हैं। ये रेवेन्यू साइड है, सेल्स ऑनवर्ड्स। करंट एसेट के आपके ये स्टॉक के और रिसीवेबल्स के जितने भी हैं नजर आ रहे हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास पेबल्स के आ रहे हैं। 11 वाला कोड हमारे पास है जनाब, ये इधर फिनिश कोड्स के अंदर आ रहा है। इसमें जो हमारा रेंज है ना पेबल्स की, वो जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर 3 की रेंज है। वही हमें मैसेज भी आ रहा है कि आपने ये जो क्रिएट किया है वो डिफाइंड 3 की रेंज में है। ठीक है? तो अभी हम इसको यहाँ से वन टू थ्री फाइव सिक्स। अच्छा, एक जीरो भी आना है इसमें, डिफरेंट लगेगा। अच्छा जी, हमारी ये जो रेंज है इसके अंदर 3 पेंटा जीरो नहीं, हेक्सा जीरो डेफिनेशन हुई हुई है, वही हम लगा लेते हैं। 3, यहाँ से हम इसका बैलेंस शीट लगाते हैं और अभी आउटसाइड भी कैपिटल अभी अकाउंट। भी हमने 5 ही ऐड किए। हाँ जी। अभी भी हमने 5 जीरो ही ऐड किए। हाँ जी, 0 5 ले हैं ये, लेकिन वो जो रेंज है ना वो मतलब मैंने कहा था हेक्सा जीरो है, ये मैंने उसकी जगह 5 रिप्लेस कर दिए है ना। ठीक। वो रेंज हेक्सा जीरो से शुरू होके 3 और हेक्सा 9 तक जाती है। ठीक। ठीक है जी, रिकॉन अकाउंट हम यहाँ से करते हैं जी, वेंडर्स, और इसको हम करते हैं। अच्छा जी, फील्ड स्टेटस ग्रुप हमने मेंटेन नहीं किया। ये कोई चीज़ अगर रिक्वायर्ड फील्ड हमारी रह जाए तो उसमें हमें सेव पे मैसेज भी जनरेट हो जाता है। यहाँ से अब हम फील्ड स्टेटस ग्रुप लगाएंगे क्योंकि हम एक रिकॉन अकाउंट खोल रहे हैं। ये रिकंसिलिएशन अकाउंट्स का फील्ड स्टेटस ग्रुप लगा दिया।
जी, ये जीएल हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा एक्सपेंस का जीएल क्रिएट होना है। ये भी हमने जब मैंने आपको हायरार्की डिस्प्ले तो उसमें हमने पहले कर दिया डिस्प्ले कौन सी नेविगेशन ट्री, ताकि हमें ट्री नजर आने लग जाए। इसको अगर आपने ऑफ करना हो सिमिलर उसी पैटर्न के ऊपर ऑफ कर देंगे, और क्या अगर नई सेटिंग आपकी एग्जिट करके वापस आने से आएगी। ये ऐसे आ गया। अच्छा, हमारा एक्सपेंस का जो जीएल है वो 7 5, और लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है। इसको जी हमने रेफरेंस करना है 740300। अच्छा जी, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 5 7 डिजिट कोड तो नहीं? हाँ, इसको हम देख लेते हैं। इसके एक्सपेंस के भी ना मुझे लगता है कि है, वैसे इसमें 5 के भी हैं। 7 ये यहाँ से इसके ऊपर 7 वाले भी हैं। ये 7 4, यहाँ भी आपके पेंटा जीरो है। ठीक है, 7 4, यहाँ से भी आपके पेंटा जीरो। ठीक है। और कौन कर लेते हैं? अच्छा जी, यहाँ पे हम अब इसका डिस्क्रिप्शन को मैंने मैनेज कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंस है
हम क्रिएट करने लगे थे 000 के साथ। एक्सपेंस ही दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ क्योंकि हम एक्सपेंस खोल रहे हैं तो हम इसका फील्ड स्टेटस ग्रुप भी एक्सपेंस वाला कर दिए। अच्छा, जीएल अकाउंट टाइप इसकी हम देख रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है। और इसका जो एसोसिएटेड अकाउंट ग्रुप है वो है अदर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये नाम है फाइनेंशियल एरिया, फंक्शनल एरिया ये फंक्शनल एरिया तो जी। अच्छा, ये फंक्शनल एरिया जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ये डिफाइन किए हुए हैं कि सेल्स रेवेन्यू है, रिडक्शन है, प्रोडक्शन है। ये यूटिलाइज होगा अगर आपने P&L की स्टेटमेंट के अकाउंट जो हैं उनके लिए आप ये एडिशनली लगा सकते हैं। इस तरह से ये वाला हमारा एक्सपेंस का जो है ये भी P&L का अकाउंट है, इसके अंदर हम इनमें से यूटिलाइज करके लगा सकते हैं कि बाद में हम जब भी कोई रिपोर्टिंग में फंक्शनल एरिया लगा के भी फिर उसके ये वाले जो एसोसिएटेड हैं वो यूज हो सकते हैं। ये फंक्शनल एरियाज हैं जो यहाँ पे डिफाइन, इनमें से आप लगा सकते हैं आप। ठीक। ठीक है जी, ये होगा क्रिएट। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करने लगे हैं, वेंडर का मास्टर क्रिएट करने लगे हैं इसके लिए। यहाँ से हम जाते हैं जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, मास्टर रिकॉर्ड्स और क्रिएट। अच्छा, ये आप देखें कि वो मेन्यू के अंदर ना ट्रांजैक्शन आ रही है FK01। आप वो ECC वाली इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे ना, FK01 से ही वो वेंडर खुलता है प्रॉपर। अब क्योंकि ये S4 में बिजनेस पार्टनर खुलने लग गया तो नीचे आपको मैसेज आ गया कि ये ट्रांजैक्शन हमने चलाई तो FK01 है, लेकिन ये obsolete हो गई है, तो मैंने आपको रिडायरेक्ट कर दिया BP की तरफ जो कि बिजनेस पार्टनर की है, जहाँ से हमने BP वाली ट्रांजैक्शन लगा के ही बिजनेस पार्टनर खोले थे पहले। तो मेन्यू में अगर आप वो जाएंगे तो अभी वो बैकवर्ड कंपैटिबल टी कोड्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी उन्होंने रीडायरेक्शन लगा दी है नए के ऊपर, क्योंकि उसका पीछे स्ट्रक्चर सारा उसको सपोर्टिव हो गया है सेंट्रल बिजनेस पार्टनर्स के लिए। बिजनेस पार्टनर को के स्क्रीन पे हम आ गए हैं और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिया है। इसके नोट में इसकी थोड़ी सी वो बिजनेस पार्टनर वाली डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि बिजनेस पार्टनर जो है ये एक सुपर ऑर्डिनेट एक आपका समझे मास्टर डाटा एलिमेंट है जो आपने क्रिएट कर दिया है। फिर इसके अंडर ही आपके डिफरेंट जो रोल्स हैं वो कस्टमर के हों या वेंडर के हों फॉर एग्जांपल वो क्रिएट हो जाते हैं।
और इनके ऊपर ही फिर स्पेसिफिक आपके कंपनी कोड का इंफॉर्मेशन और सेल एरिया बेस्ड इंफॉर्मेशन वगैरह भी मेंटेन हो जाती है। अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि वो इसने वो वहां पे रीडायरेक्ट तो कर दिया है, लेकिन उसने क्योंकि वो आई वेंडर की ट्रांजैक्शन से हम टी कोड से आए हैं, तो उसने यहाँ पे डिफॉल्ट में रोल हमारा वही सेट कर दिया है एफ आई वेंडर का ही। ये यहाँ से आए हैं तो एफ आई का वेंडर ही क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी। तो यहाँ से हम इसको नेम इसका प्लेस कर देते हैं। टाइटल इसका कंपनी लगेगा, और नेम होगा कार्डिनल प्रॉपर्टीज। टाइटल यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कंपनी, और नेम है जी कार्डिनल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट इसके अंदर हम 000 मेंशन कर देते हैं। सर्च टर्म कंपलसरी फील्ड है, यहाँ पे आप अपना आईडी भी दे सकते हैं। आपको फर्दर फॉर रेफरेंस पर्पस यहाँ पे कोई भी इसमें से आप कीवर्ड भी दे सकते हैं जहाँ से आपने बाद में सर्च करना हो। या बेसिकली जब आप वो एक F4 से लिस्ट खोलते हैं या ये बबल प्रेस करके लिस्ट खोलते हैं, तो वहाँ के आपको सर्च टर्म का ऑप्शन भी होता है कि आप वो सर्च टर्म दे के भी आपको वो सिर्फ याद हो तो उससे भी आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। चलिए, सर्च टर्म में हमने वही नंबर दे दिया जी। फिर आपका स्ट्रीट एड्रेस है पायनियर ट्रेल, और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। ये स्ट्रीट एड्रेस है जी आपका पायनियर ट्रेल। पोस्टल कोड 55347। पोस्टल कोड यहाँ पे आ गया जी 55347। इसके बाद हमने इसका सिटी मेंशन करना है। कंट्री है जी यूएस। और रीजन हमें दिया गया है एमएन। एमएन मीन्स मिनेसोटा, ये रीजन है, इसकी स्टेट जो है। ठीक है जी। मेक श्योर इंग्लिश इज सिलेक्टेड एज द लैंग्वेज। ये हम साथ स्क्रीन को मैच भी कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने इंग्लिश यहाँ चूज किया। ये जी हमारा कंपल्सरी फील्ड सारी मेंटेन हो गई है, यहाँ से रेड खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जी कंपनी कोड वाला एरिया। कंपनी कोड के अंदर हमने US00 कर देना है। US00 के बाद यहाँ पे लगना है रिकॉन अकाउंट। आज हमने कौन सा क्रिएट किया है? ये वाला। टेबल्स मिसलेनियस टेबल 0। यहाँ से रिकॉन का मेंशन हो गया है। ये इस तरह से रिकंसिलिएशन अकाउंट की फील्ड में पेमेंट टर्म्स है जी 0001, और डबल इनवॉइस। ये टैब टैब है हमारा वेंडर अकाउंट मैनेजमेंट का। इसके बाद है जी वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शंस का। इसके अंदर हमने
0001 लगानी है और चेक डबल इनवॉइस को टिक कर दिया। ये हमने वेंडर वाले सेशन में भी सिमिलर क्रिएट करते हुए देख लिया था। यहाँ से अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा बिजनेस पार्टनर एज FI वेंडर ओपन हो गया 1003793। अच्छा, ये अभी तक हमने जो यूज होने थे GL वो क्रिएट किए हैं। रिकॉन अकाउंट क्रिएट किया, इसको हमने फिर वेंडर में साइन भी कर दिया है। और हमने एक्सपेंस का GL और एक हमने बैंक का GL पहले स्टार्ट में ओपन किया है। जब हम यहाँ से क्रिएट करने लगे हैं ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए, यहाँ पे एक हम एंट्री करने लगे। अच्छा जी, जनरल लेजर डॉक्यूमेंट एंट्री हम पाथ से जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री से जी हमारा आगे बात है एंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट की टाइप हमारी है ऐसे मुझे लगती है, तो उसकी अगर लिस्ट जनरेट देखनी हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं? कौन सी वाली वाला? हम मोस्टली डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं जो वाउचर की, जिसको टाइप हम कहते हैं, वैसे यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट की टाइप कहते हैं ऐसे भी। हाँ जी, हाँ जी। उसकी वो हमने लिस्ट अगर लिस्ट लिस्ट आपने देखनी ओवरऑल। है। ये देखे ना, मैंने इधर से उसको किया F5 तरह हिसाब से किया ना। एक सेकंड, ये हमारे पास ऑप्शन में डन होगा। असल में डॉक्यूमेंट टाइप ना डिफॉल्ट में थी हिडन। मैं इसको फॉर अपने पर्पज इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बैक चलते हैं। ये देखें, वो पहले ना वो हिडन थी, अब यहाँ पे नजर आने लग गई है। ठीक है, यहाँ से आपकी वो लिस्ट भी ओपन हो सकती है, सारी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं इतनी, हर एक के साथ और डिस्क्रिप्शन है। जी, यही और देखने जा रहे हैं। हाँ, ये लिस्ट अगर गेट करनी हो सिस्टम से वो कैसे करते हैं? ये आप वैसे तो आप किसी और ट्रांजेक्शन से गेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी अगर करना चाहें ना तो आपने कंट्रोल Y करना है और ऐसे जी, ड्रैग करना है। ये पूरी लिस्ट आप जहाँ भी जाएं कॉपी कर लें। सही हो। ये जो जितनी भी आपके पास लिस्ट आती है ना, उनके अंदर ये कंट्रोल Y का आपने याद रखना है। जैसे ये अब लाइन है ना, ये इकट्ठी यूज हो रही है, तो आपने पर्टिकुलर वो फील्ड को करना है ना, तो इस सिलेक्शन के अंदर कंट्रोल Y करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड पे चला जाएगा। फिर आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं बाद में, सी कंट्रोल Y के बाद। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे एंट्री पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कंपनी कोड लगाना है US00। पहले ऑलरेडी भी ऐसे US00 ही लगा हुआ है। इसको अगर आपने आपके पास बिल फर्ज कोई कंपनी कोड और लगा हो, या इसको आपने चेंज करना हो, तो ये आपके पास F7 की शॉर्ट की या ये कंपनी कोड का बटन प्रेस करें तो उससे आपका वो स्विच कर सकते हैं कि मैंने US00 में नहीं किसी और में एंट्री डालनी है, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। जितने इस लिस्ट में अवेलेबल हैं आप उसमें से किसी को भी कर सकते हैं। करंटली हम क्योंकि US00 को ही करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम स्विच नहीं करते, वरना आप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी जी, कंपनी कोड सेम स्टाफ यूज कर रहा हो तो उसको ये फिर ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने कौन सी वाली कंपनी कोड में एंट्री डालनी है, फिर उसको स्विच कर लेना है उसके मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, आज टुडेज डेट डालनी है USD और हमने लिख देना है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ फंड्स।
यूएसडी है और हमने इसके ये हेडर टेक्स्ट है यहाँ पे लिख दिया है ट्रांसफर फंड। नेक्स्ट हम करके करेंगे यहाँ तक हमने उसके मुताबिक कर लिया है। इसमें रेफरेंस आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस दे सकते हैं 000। चलिए। अच्छा, इसमें एक डॉक्यूमेंट डेट है और एक पोस्टिंग डेट है। जो हाँ जी, लेजर में सेक्शन आएगी वो पोस्टिंग डेट पे आएगी। हाँ जी, आपके बैलेंसेस सारे इस पोस्टिंग डेट पे फिट होंगे। ये इसका पर्पस है कि आपने पोस्टिंग आप कर रहे हैं एक सर्टेन डेट में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कब का है उसके लिए ये होता है। इस तरह आपका फॉर एग्जांपल पीरियड क्लोज हो जाता है, वो 30 जून की एंट्री थी, लेकिन वो पीरियड आपका क्लोज हो गया है, तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, तो आप उसको पोस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ जो खुला है उसकी फर्स्ट में फॉर एग्जांपल। तो पोस्टिंग डेट आपकी वो होगी, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस दे सकते हैं कि ये एंट्री 30 की थी, मेरे पास सपोर्ट बाद में आई है तो मैंने इसको एंटर बाद में की है। वो फिर दोनों अलग से बता देती हैं आप। सही। इसके इन एडिशन टू इन दोनों की आपके पास सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक पे एंट्री डेट तो सेव कर ही रहा होता है कि एंट्री की कब है। सही, और इसमें डॉक्यूमेंट डेट फिर एनी डेट हो सकती है जो हाँ जी, इसमें उसमें डॉक्यूमेंट करनी डेट है। पे वो उस तरह उसको इन्फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये आपके जो पोस्टिंग पीरियड्स हैं वो सारे मैच होते हैं पोस्टिंग डेट के साथ। ये उसमें से उस रेंज में से बाहर हो तो साथ ही रह जाता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने बैंक अकाउंट चूज करना है जी। 1/05 में डेबिट कर देते हैं। जीएल यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आपका इंडिकेटर चूज हो जाएगा, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। करेंसी 5000। ये एक लाइन यहाँ पे प्लेस हो गई है। ये जिस जैसे ही आप मल्टीपल इसमें लाइंस एंटर करते रहते हैं, साथ साथ ही आपको टोटल डेबिट और क्रेडिट की पोजीशन आती रहती है कि डॉक्यूमेंट आपका इस वक्त बैलेंस है कि नहीं है। ये आपने बेसिकली एक ट्रांसफर ऑफ फंड्स की एंट्री डाली है कि आपने एक अपना बैंक अकाउंट बैंक 000 जो स्टार्ट में खोला था उसमें 5000 ऐड करा लिया है, और क्रेडिट किया है हमने जो कंसेशंस का हमारा पहले मेन अकाउंट एक चल रहा था 1/0। ये जी, ये आपका डॉक्यूमेंट इस वक्त बैलेंस है। अच्छा, अब इसमें एंट्री हमने प्लेस कर दी है। अब इसके बाद हम यहाँ से बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे सिमुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें एक सिमुलेटेड एंट्री दिखा देगा कि ये जब मैं जो पोस्ट करने लगा हूँ उसके ये हेडर क्रेडेंशियल्स हैं और ये इसकी एंट्री जो है वो प्लेस होगी। ये मैंने सिमुलेट कर लिया। फिर इसको मैंने ऐसे ही बैक किया और यहाँ से मैंने इसको ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा पोस्ट हो चुका है।
अच्छा, ये हमारे पास वार्निंग आएगी क्योंकि हमने जब एंट्री सेव कर दी ना, तो वो स्क्रीन रिफ्रेश होगी नई एंट्री के लिए। उसमें तो अभी हमने कुछ भी एंटर नहीं किया है। तो वो इस वाले से कह रहा है कि डाटा विल बी लॉस, लेकिन इसमें डाटा कोई लॉस नहीं होगा कि हमने एंट्री जो थी वो सेव कर चुके हैं। ये नहीं, अभी हमने प्लेस ही नहीं की एंट्री इसके अंदर। अच्छा जी, ये हमने फंड ट्रांसफर कर लिए हैं अपने अकाउंट में। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेज करेंगे, रिव्यू ट्रांसफर ऑफ फंड्स। इसको रिव्यू करने के लिए हम ये जाते हैं डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, लेजर और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के, यहाँ से डॉक्यूमेंट में, और ये डिस्प्ले FB03 इसकी ट्रांजैक्शन है। ये जो हमने लास्ट अभी डॉक्यूमेंट सेव किया है वही यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, वही चलेगा। अगर हमें फाइंड करना है जो लास्ट वाला नहीं कोई और डॉक्यूमेंट, तो उसको हम ये डॉक्यूमेंट लिस्ट में से जाके भी कर सकते हैं। एक बटन आ रहा है ऊपर से डॉक्यूमेंट लिस्ट का, यहाँ से जाके हम जो जो हमें रेफरेंस का याद हो वो देके तो हम इधर से फाइंड भी करा सकते हैं। कहते हैं कि आज की डेट में हमने डेट किया है 7/25 और US00 कंपनी कोड के अंदर किया है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा वाला डॉक्यूमेंट है वो ये वाला इसमें आ रहा है। इसमें फर्दर हम और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे हमें फिल्टर डाउन हो जाए कि एग्जैक्ट कौन सा है। इसी को हम यहाँ से इसको हम डबल करेंगे तो वही ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट उसने ओपन कर दिया। इसी का डिस्प्ले आ गया है। ये पोस्टेड डॉक्यूमेंट है। ये सिमिलर हमने यहाँ पे व्यू देख लिया। पोस्टेड है या नहीं है, ये पोस्टेड इसका आता है उसके ऊपर? हाँ जी, वो अगर पोस्टेड ना हो, पार्क में हो, तो यहाँ पे उसको वो पार्क डॉक्यूमेंट लिख देता है। हम अभी इसके बाद एक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ये क्रिएट करके ना इसके बाद। ठीक, बिल्कुल। ये ये यहाँ से जी इसका डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर है। ये हेडर आपको उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है, इसका कोई हेडर के टेक्स्ट और रेफरेंस कौन से हैं, और फिर इसकी रेफरेंस ट्रांजैक्शन कौन सी, करेंसी, फिर क्रिएट किसने किया, किस टी कोड को यूज करते हुए किया, एंट्री डेट टाइम, ये सारा कुछ इसके हेडर में आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, ये आपको नंबर अगर मौजूद है तो आपके डायरेक्टली यहाँ नंबर डाल के भी इसको एंटर करें या कंटिन्यू करें तो तब भी वो ओपन हो जाएगा। हेडर भी इसका व्यू कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट से पहले हम ना एक डॉक्यूमेंट कर देते हैं, पार्क कर देते हैं। डॉक्यूमेंट एंट्री में गए हैं। ये पार्क करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। हम पर्टिकुलरली एक पार्क करने का टी कोड भी है, जैसे हमने ये FB50 किया ना, तो FV50 भी होता है, यहाँ से आप वो पार्क कर सकते हैं। पार्क का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ ये भी हो सकता है कि आपका भी इनकम्प्लीट हो, आपका एक बड़ा वोचर है, अभी आपने पूरी लाइनें नहीं डाली है, बैलेंस भी नहीं है, तो वो उसी पोजीशन में हम पार्क भी कर सकते हैं कि बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंट्री लगाते हैं। ठीक है, reference, और एंट्री लिख देते हैं। एक GL हम यहाँ से चूज करके इसको एडिट कर देते हैं 1000, और दूसरे को डेबिट कर देते हैं 1000।
अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं कि हम ना इसको का बैलेंस खत्म कर देते हैं कि वो एक साइड पे 500 है, 1000 है। मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे ना पोस्ट करो। तो कहता है पोस्टिंग इज ओनली पॉसिबल विद अ जीरो बैलेंस। ये डॉक्यूमेंट को ना बैलेंस करें। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ से मेरे पास नीचे बटन है सेव पाथ डॉक्यूमेंट का। अच्छा, वो अगर करता हूँ तो वो करने देगा, क्योंकि ये जो पाथ डॉक्यूमेंट है ना आपका, ये टिल इट इज पोस्टेड, ये ना बैलेंस इफेक्ट करता है, जो आपके ट्रायल बैलेंसेस है वो भी अपडेट नहीं होता इससे, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। ये जब तक बैलेंस होकर पोस्ट नहीं हो जाता, इसका वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। दैट्स वाई उसने इसको सेव करने दिया है इन पार्क पोजीशन। अब ये नंबर है 159, जो हम अच्छा असल में उमर साहब, हाँ जी। ये तो हम पहले ही कह लें कि नियत करके चले कि हमें इसको पार करना है, फिर हम हाँ जी। इसको एंट्री की हमने। हाँ जी। एक हाँ जी। चलती एंट्री में अगर हमने इसको मतलब हम एक एंट्री कर रहे हैं जो रूटीन में एंट्री कर रहे हैं, हाँ जी। हमने इसको कोई, लेकिन हमने दरमियान में रोक के उसको पार करके फिर मतलब कहीं और काम में जाना है। अच्छा अच्छा। वो कैसे कर। जी ठहर। मैं समझाऊँ, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं वो आए पार्क वाले टी कोड से था, मैं अगर वो पोस्ट वाले में हूँ तो फिर क्या होगा, ये कहना चाह रहे हैं हाँ आप? जी, हाँ जी जी जी। अच्छा, वो मैं पोस्ट वाले में होऊंगा ना, वहाँ पे पार्क का बटन होता है। सही है। वो उसका मतलब नियत है कि हमने पोस्ट करना है, बटन भी पोस्ट कर, लेकिन ड्यू टू रीजन मैं अभी कंप्लीट नहीं कर सका, तो मैं उसको सेव एज पार्क कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब हम करने लगे थे इसका डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने लगे। ये हम 58 हमने पहले ऑलरेडी यूज किया। 159 क्या था? ये जैसे मैंने 59 वाला प्लेस किया, उसने ऊपर ही बता दिया कि ये आपका पार्क डिजिटल डॉक्यूमेंट है, इट इज नॉट पोस्टेड। ठीक है। और नीचे भी आपका मेंशन आ गया कि ये इनिशियली पार्क किया है, इसको अभी तक पोस्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये इस लेवल पे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी। वो सही। इसको इसके अंदर अगर आपने वो मल्टीपल स्टेज करना हो ना, कि एक बंदे ने पार्क करना है, अगले ने पोस्ट करना है, तो वो भी उसका भी वो टी कोड वाला एक आपकी टीयर जो है वो सारी पार की करते रहेगी, जो ऊपर उसकी ऑथराइज पर्सन है वो उनको पोस्ट करेगा। वो भी हो सकता है, अगर वो उसको मतलब डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी हो जाता है। चलिए, यहाँ से हम अभी देखते हैं। अच्छा, इस केस में फिर इसकी सीरियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिलीट के केस में वो फिर मिस नहीं हो जाएगी डॉक्यूमेंट की। वो जो नंबर रेंजेस हैं, जी जी। अच्छा नंबर, डॉक्यूमेंट का सीरियल। हाँ जी, वो उसका स्टेटस हो जाता है ना मेंटेन उसके हवाले से, उसी तरह से वो नंबर तो जो इशू हो गया वो तो उसी के साथ एसोसिएटेड है ना, लेकिन उसका स्टेटस हो जाता है कि ये पार्क एंड डिलीटेड है। ये हम कैसे किसी चेक कर सकते हैं अभी सिस्टम में कि अभी तक सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट के कितने टोटल डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं और वो उनका क्या स्टेटस है। सिर्फ नंबर, डॉक्यूमेंट डेट और उसके साथ उसके स्टेटस आ जाए। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जी। ये हमने वही 159 वाला डॉक्यूमेंट किया है, अभी हमने उसको बैलेंस बैलेंस नहीं किया। यहाँ से हमने इसको डिलीट पार्क डॉक्यूमेंट कर दिया। ये देखें वो ना, मैंने डिलीट कर दिया ना उसका वो नंबर हेडर उसने क्योंकि लगा हुआ है, उसकी वो डिटेल यहाँ पे आ रही है। सही। और ये देखें, वो मैं कह रहा था ना, उसका स्टेटस आ रहा है पार्क डॉक्यूमेंट विच वाज डिलीटेड। वो रहेगा नंबर के हम्म, साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि सिर्फ उसको डिलीट किया, लेकिन उसकी वो इन्फॉर्मेशन रखेगा एज अ हेडर।
अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि हमने वो जब का सेशन किया ना, तो वहाँ हमने वो पूरी प्रोक्योरमेंट का साइकिल करके ना, तो वहाँ पे एंड पे हमने मायरो से एक वो उसकी इनवाइस रिसीट की थी। अब यहाँ पे हम एफआई सेशन के अंदर इसकी अगर पेबल के अंदर रहते हुए हमने करनी है तो वो वाला कर लेते हैं, क्रिएट इनवाइस रिसीट फॉर रेंट एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट्स पेबल के अंदर अब क्या आने लगी, उसको हम बंद कर लेते हैं। लेजर यहाँ से पेबल में चले गए। पेबल में आपका डॉक्यूमेंट एंट्री और इनवाइस, ये डॉक्यूमेंट एंट्री और ये इनवाइस। इसमें भी वो जो अभी पीछे बात की है ना, जीएल के अंदर आपके जो जितने वो जेवी पोस्टिंग जिस तरह से था, उसी तरह वो पार्किंग वाली सारी बातें यहाँ भी वैसे वैलिड है, वहाँ करके भी आप कर सकते हैं वो, कि ये एफआई का डॉक्यूमेंट है, इसमें ये इधर इस पेज के ऊपर इधर दोनों वो सारी चीजें वैसे ही इफेक्टिव हैं इसके ऊपर भी। अच्छा, अभी हम जो ट्री से आ रहे हैं, FB60 है इनवाइस। अच्छा, इसमें आप स्क्रीन में डिफरेंस देख रहे हैं, ये वेंडर इनवाइस टाइप का डॉक्यूमेंट है। इसमें आप स्क्रीन में डिफरेंस देख रहे हैं कि आप हमने जब वो के सेशन में क्रिएट किया था वाया माइरो इनवाइस, तो ये हेडर तो कुछ थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे जाके ना वो पीओ का नंबर लेता था वहां से, जो ऑलरेडी रिसीट है वो पिक करके तो यहाँ पे ले आता था। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है हमारे, ये एंट्री ऐसी है, इसके बैक के ऊपर वो नहीं है, ये डायरेक्ट वेंडर इनवॉइस स्टैंडिंग इन एफआई है। इसमें हम वो उसके जीएल मेंशन करके उस हिसाब से करेंगे। अब हम इस जो केस स्टडी से लेके चलते हैं। कार्डिनल प्रॉपर्टीज का जी हम हेल्प से निकाल लेते हैं। वेंडर, वेंडर सर्च टर्म 0, कार्डिनल प्रॉपर्टीज। ये हमने आज वेंडर क्रिएट किया है। इनवॉइस डेट हम आज की कर देते हैं। ठीक है जी, ये इसकी वेंडर की डिटेल पिक हो गई है। इनवॉइस डेट और अमाउंट, इनवॉइस की अमाउंट हमने लगानी है यहाँ पे, अमाउंट की फील्ड में 1500 USD। ठीक है जी, अब इसके बाद करते हैं, ये वही कंपनी कोड स्विचिंग का है, हमारे US00 ही भी यूज हो रही है, तो इसलिए वो सेम ही रहेगा। अच्छा जी, एक्सपेंस का अकाउंट अभी हम एक इसमें से खोल लेते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। 15, ये रेंट एक्सपेंस का हमने जीएल खोला था, यहाँ से डेबिट हो जाता है। अच्छा जी, मैसेज आया कि टैक्स का। अच्छा, इसमें हम डॉक्यूमेंट के जो टेक्स्ट का कॉलम है वहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। कॉस्ट सेंटर
NaHR2। अच्छा जी, ये हमने इसमें मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, देन चूज एंटर। ये उन्होंने कहा जी कि आपको वार्निंग आएगी, हमें वार्निंग आ रही है, और इसको आपने एंटर करके पास कर देना। जो आपके इस तरह येलो के वार्निंग मैसेजेस होते हैं, उनको आप एंटर की प्रेस करें तो वो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन अगर कोई रेड साइन हो या एरर हो तो वो वहाँ पे स्टिक करता है, वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगा। यहाँ से हम बटन प्रेस करते हैं जिस सिमुलेट का। व्यू डिटेल्स। ये हमारा जी जो GL है इसमें हो जाता है। वो तो गेम है कॉस्ट सेंटर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये वाला हमारा है, इसको करते हैं चेंज। अच्छा जी, इसके अंदर अभी इसको कॉस्ट सेंटर की वजह से रिक्वायर्ड है कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, वो हम इसको साइन करेंगे तब इसका क्लियर होगा। सेपरेट विंडो में ओपन कर लेते हैं। वेरिएंट इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई है।
इसको एंट्री हो जाएगा। पहले इसका ना हम देख लेंगे, जो एरर है ना, कल सेशन में आप दोबारा इसको कर लेंगे। इसका ना मे बी बैक साइड में ना कोई कॉस्ट एलिमेंट का इशू आ गया, क्योंकि हमारा वो नंबर रेंज भी पहले थोड़ा इशू कर रही थी, दैट्स व्हाई इसमें इशू आ गया यहाँ पे, और कोई जाहिर है नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम अभी देखें, हमने जो किया है मास्टर डाटा के बाद हमने यहाँ पे ये जो पोस्टिंग है जीएल एंट्री, ये स्क्रीन हमने कर ली है। ये हमारा जो FB50 का डॉक्यूमेंट है यहाँ से पोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक सेशन और खोल देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास, अगर आप इसको ट्री में देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसके डिफरेंट जो सब मॉड्यूल्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे जनरल लेजर है, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट एंट्री है, उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट के चेंज वगैरह हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास इनमें सिस्टम आ रहा है, यहाँ से हमारे पास जनरल लेजर की रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से हमारे पास है अकाउंट बैलेंसेज है, जीएल अकाउंट बैलेंसेज, डबल जीरो, डबल जीरो, ये हमारे पास एक बैलेंसेज की रिपोर्ट आ रही है। इसमें हमारे यहाँ पे जीएल के कोड्स हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है प्रायर पीरियड्स का, और फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड जो इस वक्त मेंशन्ड है उसका डेबिट बैलेंस, और फिर क्रेडिट बैलेंस, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपका इसी तरह से लास्ट पे आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये फिस्कल ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है। वोटिंग पीरियड की हमने भी इसको रेंज दी हुई है, 1 to 16 पूरा साल की जो इसकी रेंज है वो मेंशन्ड है। 1 to 16। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना रिपोर्टिंग पीरियड दोबारा नहीं है। हाँ जी, उसमें ना 12 जो हैं वो आपके होते हैं नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स, और 4 इसके होते हैं स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स। वो 12 के आगे फिर ये 16 होता है। ये जो 4 है ना, ये होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ईयर क्लोजिंग। आपने जो आपका 12th है ना, 30th जून, जून का है वो 12th पीरियड, वहां तक आपने एंट्रीज कर ली हैं, आपने नॉर्मल एंट्री करके जून क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपके पास सर्टेन एडजस्टमेंट्स हैं और डिफरेंट नेचर की एंट्रीज हैं ड्यू टू क्लोजिंग, तो उनको आप प्लेस कर लेते हैं 13 से 16 जो पीरियड्स हैं इनके अंदर। ये सारे जो 13 to 16 है, ये इनका एसोसिएटेड जो ड्यूरेशन है वो जून का ही होता है। ठीक है।
और लेकिन वो आप उसको सिर्फ लग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेन क्लोजिंग होगी, उसके बाद जितनी एसोसिएटेड आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो आ रही हैं अब जून के लिए, और उनको हमने वो 13 14 15 16 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसके डिफरेंट पैटर्न है कि सेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि ये 13 में कौन सी डालनी, 14 15 16। और इसके अलावा आप वो जून की पोर्शनिंग भी कर सकते हैं कि मैंने जो है ना वो 13 में कौन सा एरिया लेना है और 14 में किस तरह से, 16 में। लेकिन ये चारों जो है ना आपके जून के कोरिस्पॉन्डिंग अवेलेबल हैं आपको आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ जून। आपने ईयर एंडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे अपने एंट्रियां डालनी है, वो इसमें इनमें आप डाल। ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो इसलिए जो आपके कंप्लीट फाइनेंशियल हैं वो फिर 1 to 16 यूज करते हैं। अभी ये क्योंकि एसएपी एक का कॉन्सेप्ट है, इसको ये देता है एज अ फीचर देता है कि आपके स्पेशल पीरियड हैं आप इनको जो नॉर्मल क्लोजिंग है 12th की वैसे ही करें, और फिर आगे जो जितनी आपको ड्यू टू एडजस्टमेंट नेचर आना है उनके उन पीरियड में लगाएं। लेकिन ये एक पुराना वो चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसमें जो वो ओल्ड स्कूल है ना कि वो जून ही दोबारा खोल के वहीं पे एंट्री होगी, 12वां पीरियड होता है बाकी नहीं होते, तो वो जरा थोड़ा समझने में लोगों को हो जाता है। तो लेकिन आप इसको अगर जो इस पे अडेप्ट कर गए हैं वो इसके जो बेनिफिट है वो फिर यही करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि 30 जून अगर वो हो गया है और जुलाई अब तकरीबन एंड होने वाला है, लेकिन जून का पीरियड वो अभी भी ओपन ही रखा हुआ है उन्होंने। इस केस मैं में मैं फिर वो बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ ना, ये फीचर एसएपी का है। आपके लेगेसी जो सॉफ्टवेयर है ना जो वो उनमें 12 के आगे कुछ नहीं होता, वो 12 ही खुला रखते हैं। हम्म, तो वो जो उससे जो कॉन्सेप्ट से अलाइंड है ना वो अकाउंटेंट्स वो वैसे ही लेना चलते हैं। लेकिन अभी जो कुछ एसएपी के साथ अलाइंड हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर 13 to 16 के अंदर जाते हैं कि आपने वो जो नॉर्मल क्लोजिंग है उसको 12 को वहां पे कर दें, ताकि ये फिर जो आपका स्पेशल पीरियड्स है ना ये फिर होते भी हैं कि वो सिलेक्टिव यूजर्स हैं जिन्होंने सिर्फ क्लोजिंग की एडजस्टमेंट या इस तरह की नेचर की एंट्री डालनी है, उनको ही ऑथराइज किए जाते हैं, ताकि वो बाकी जो कंपनी है उसके लिए 12वां और जून बंद हो गया। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये है जी इस तरह से। अच्छा इसमें अच्छा सर ये एक साहब, सॉरी उमैर साहब, ये जो आपने जी आफ्टर 12 जो एंट्रीज हमने करनी है पोस्ट आगे नेक्स्ट जाके, अच्छा जब हाँ हम जी, ट्रायल आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज जैसे कट रही है। हमारे ऑडिटर्स आए हुए हैं फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल के हाँ वगैरह जी, उनके महीने में आ रहा है। आप जरा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज मैंने कट कहा के आ रही थी, सुन कि नहीं रही। देखे ना 12 मंथ के बाद चल रहा है 13वां 14वां 15। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही। फिर नहीं आ रही। फिर गायब होगी आवाज। उमैर साहब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही, बोले। अच्छा मैंने कहा आपने 12वें महीने के बाद 13वें 14वें महीने में हमने जाके फॉर एग्जाम्पल एंट्रीज कर दी हैं, हाँ जी। ठीक है? हम्म। तो उनका जो इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने ट्रायल बैलेंस देना है ऑडिटर्स को ऑडिट करने के लिए पूरे साल का, और हाँ जी, लेजर्स भी देने हैं वाउचर्स भी देने हैं, तो उनका हाँ इफेक्ट जी। जून में आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर में, या कहाँ जाएगा उनका इफेक्ट, किस महीने में उसकी पोस्ट होगा? हाँ उसकी जो तारीखें हैं वो जून की होंगी। ठीक है, तारीखें जून की होंगी। तो जिस तरह फॉर वो एग्जांपल 30 जून 30 में जून पोस्ट में हो रही प्लेस। होंगी। वो हाँ जी। 30 वो जून में पोस्ट हो रही होंगी सारी सारी। हाँ जी, वो 30 जून में पोस्ट हो रही होंगी, लेकिन उसका जो पोस्टिंग पीरियड है वो 12 की बजाय 13 होगा। होंगी वो सारी जून में ही। 13 से 16 जितने पीरियड है उनका स्कोप सिर्फ लास्ट मंथ जून तक होता है, उससे पीछे नहीं कर सकते वो।
अच्छा। हाँ जी। फायदा इसका ये है कि आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज है, ये नॉर्मल से हट के आएंगी। लेकिन अगर जब फॉर एग्जाम्पल हमने जब ऑडिटर्स को वेरीफाई करवानी है ये एंट्रीज, तो ये बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एंट्री 14वें महीने में जाके हो रही है आफ्टर 2 मंथ क्लोजिंग के, तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा वेरीफाई करवाना इसके अकॉर्डिंग तो फिर? अच्छा, वो आप जो समझ रहे हैं ना कि 2 महीने बाद होगी, ये वो वाला नहीं है। स्पेशल पीरियड का बेसिकली वो एरा जून के मुताबिक है, जरूरी नहीं 2 महीने बाद जाके हो। उसकी उसकी तारीख जो है वो आपकी जून के ही तारीखों में से होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने लास्ट डे में डालना है, तो आप 30 जून में भी सारी कर सकते नहीं, जो वोचर्स आ रहे हैं उन पे तो डेट आ रही होगी ना? हैं। हाँ जी, उन वो पे भी पोस्टिंग 30 डेट जून और आएगी। जो रिपोर्टिंग डेट का डिफरेंस है उन पे तो जब वोचर्स देंगे तो उन पे तो आ रहा होगा ना डिफरेंस, सारा ही डेट्स का लिखा हुआ कि दो ये महीने वही बाद कह रहे एंट्रीज पोस्ट हो रही हम। हैं। हाँ जी, तो आप देखें ये जो होती हैं ये आपकी लिमिटेड कंपनीज की नॉर्मली 30 सितंबर तक एडजस्टिंग एंट्री चल रही होती है। जी जी, बिल्कुल चल रही होती हैं। अच्छा, वो एंट्रीज डलेंगी जून में, यानी उनकी डेट जो है वो 30 जून होगी, लेकिन उनका जो पीरियड है वो होगा 13 या 14। ये 13-14 से फायदा क्या होगा कि आप वहां से लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमने कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज डाली हैं जो कि नॉर्मल से हट के हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है या जो लेजर्स हैं वो आउट नहीं होंगे, वो तो 30 जून ही दिखा रहे होंगे ना। क्योंकि नहीं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग डेट जो है वो जून की ही होगी, तो वो जब ट्रायल करेंगे या जीआर रन करेंगे तो वो 30 जून के पीरियड के अंदर ही ट्रांजेक्शन हाँ पोस्ट जी, हाँ जी, करें। वो 30 जून ही होगा। आप बस हाँ करें, जी। आप पूरे साल का एक वेंडर है XYZ, उसका पूरे साल का लेजर देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यकम जुलाई 2000 फर्ज करें अब देखें, तो यकम जुलाई 2023 से लेके 31 जुलाई 2024। अच्छा ये देखें, ये क्योंकि हमारा वो इस जो कंपनी है US00, इसका फिजिकल ईयर है जैन टू दिसंबर। तो इसकी लास्ट वो पीरियड की एंट्री बनती है 31/12/24। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग 12वां यहाँ पे ना पीरियड नॉर्मली पिक होना था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो इन दैट केस वो 13th के अंदर जो है ना वो 13th होगा, एंट्री उसके वो लास्ट मंथ की होगी। इस तरह ये देखें। ठीक है, और आपकी वो जो पोस्टिंग की डेट है वो इधर ही जाएगी। और अब अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें या फाइनेंशियल की बात करें, तो हमने वो अभी जहाँ से शुरू हुई है हमारी, वहाँ पे वो पीरियड ऑलरेडी दे रहा है आपको 1 से 16 तक की जो है, आप वो ट्रायल भी चला सकते हैं और फाइनेंशियल भी चला सकते हैं। वेयर 12 to 16 जो है वो जून के तारीखों में आ रहे हैं। ठीक है जी? इसमें सबसे ज्यादा मतलब एज एन ऑडिटर हमारे लिए चेक करने वाली बात है कि जो आपके पीरियड है, फॉर एग्जांपल कोई एंट्री है, कुछ पोस्ट हो जाए 14वें महीने में या 15वें महीने में जाके, हाँ तो जी। हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया जा रहा है वो फॉर एग्जांपल 13 मंथ का है, तो हम्म। उसमें इश्यूज हो गए कि ना, कि इसका मतलब कुछ एंट्रीज पेंडिंग है, हमें सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि इसमें 16 महीने की एंट्रीज पोस्ट पीछे हुई कन्फिग्रेशन या 12 महीने की है। तो ये एज मतलब जरा देखने वाली चीज होगी इसमें, हाँ कि जी, वो एंट्री मिस नहीं हो रही। वो तो फिर आपका है ना कि वो आपको एंट्री उसकी पूरी दी जाएंगी, क्योंकि अगर आपको वो फॉर एग्जांपल मंथ ऑफ जून दिया जाएगा तो उसमें तो वो 13th पीरियड भी इंक्लूड होगा, 16 भी इंक्लूड होगा। हाँ वैसे भी अगर हम पोस्टिंग डेट देके देखेंगे ना, कि तो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, तो उसमें उसमें भी इंक्लूड होंगे। वो 16 के 16 में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ जी, वो सारे आ जाएंगे। वो मंथ 13 14 15 मंथ नहीं है, वो बेसिकली इन्होंने पीरियड डिफाइन किया ट्रांजेक्शन के लिए, हाँ जी, एक्चुअल मंथ हाँ नहीं जी, है ये वो। मंथ नहीं है, बस इसको ये हाँ भी जी। समझने की जरूरत है, ये मंथ्स नहीं है, ये पीरियड्स हैं। ये पीरियड है 13 से 16 को आप वो 4 महीने नहीं कह सकते। वो कि वो मतलब आप समझे कि वो जून है तो आगे वो जुलाई का सितंबर अक्टूबर पे चला गया, वो नहीं है।
ये पीरियड हाँ हैं जी, जैसे। ऐसे ही ट्रांजैक्शनल पीरियड हैं जो फैसिलिटेट करने के लिए। हाँ जी, ठीक है जी। और कोई क्यूरी है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी कल करेंगे सेशन, परसों यानी कि। यदि किसी के सवाल हैं तो वो कर ले। नहीं, मैं सब सवाल नहीं है। थैंक यू। ठीक है जी, चलें चलें फिर थैंक यू वेरी मच। वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।